फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो कहते कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मजीद घबरा के रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो कहते कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी। अब तुम ही इसके वारिस हो। मेरे बच्चे ने गुजारा तो किया था, अम्मी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बैग को घसीटते हुए घर से जाने लगी, तो मेरी दादी मेरी अम्मी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि वो एक बार ठंडे दिल से बात को समझने की कोशिश करे और बेटी की खातिर घर छोड़कर ना जाए। मगर अम्मी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी और मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए नानी के घर आ गई। नानी के घर आकर अम्मी नानी के गले लगकर बहुत रोई थी। उन्होंने नानी से कहा था, मैंने बड़ों की मर्जी की खातिर चुपचाप सर झुका लिया। फिर इसका मुझे ये सिला मिला कि वो शख्स घर में मेरी नजरों के सामने अपनी कज़न के साथ चक्कर चलाता रहा है। मैं कब तक बर्दाश्त करती। आज उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब खुदा के लिए आप लोग मुझे दोबारा उसके पास जाने के लिए मजबूर मत करना, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अम्मी की बात सुनकर नानी तड़प गई और फिर उसके बाद नानी अम्मी की ठाल पड़ी। जब मेरे मामू ने अम्मी को समझाकर वापस भेजना चाहा तो नानी ने दोनों मामुओं को आड़े हाथों ले लिया और बोलने लगी, अगर ये जुल्म तुम्हारी बेटी के साथ होता तब भी तुम दोनों यही करते जो अपनी बहन के साथ कर रहे हो। खुदा से डरो, अब तुम ही इसके वारिस हो। मेरे बच्चे ने गुजारा तो किया था। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खाया था, और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसे कहा कि वो अब इस घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रह सकती, और उसे उसके घर छोड़ने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा हल्का हुआ तो दिमाग ने काम किया कि इस वक्त ऐसा होते ही उसके घर उसको छोड़ आया। उसके बाद उसके घर से कभी फोन तक नहीं आया। मेरा ख्याल था कि शायद उसने खुद ही अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया है। वो किस मुंह से मुझे फोन करता है? वक्त गुजरता गया, पता ही नहीं चला कैसे 4 साल का अरसा बीत गया। मैं बहुत गहरी सोच में था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले। इतनी सजा काफी थी उसके लिए। आखिर एक सख्त फैसला करके मैंने उसका नंबर मिलाया। उसने फौरन कॉल उठाई थी, जैसे मुद्दतों से किसी फोन के इंतजार में हो। मैंने सलाम करते ही बिना कोई बात सुने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देकर मुकम्मल आजाद करना चाहता हूँ। वहाँ ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खाया था, और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसे कहा कि वो अब इस घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रह सकती, और उसे उसके घर छोड़ने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा हल्का हुआ तो दिमाग ने काम किया कि इस वक्त उसके घर वालों को क्या बताऊंगा कि उनकी बेटी ने क्या किया, क्या गुल खिलाए। लिहाजा कुछ सोचकर मैं एक होटल में गाड़ी ले गया जो सुबह देर तक खुला रहता है। पता नहीं हमें वहाँ कितना वक्त लगा, लेकिन जितना भी वक्त वहाँ होटल में सुबह होने का इंतजार किया वो खामोश नजरें झुकाए बैठी रही। उसने कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कोई बात की। मैं सुबह होते ही उसके घर उसको छोड़ आया। उसके बाद उसके घर से कभी फोन तक नहीं आया। मेरा ख्याल था कि शायद उसने खुद ही अपने घर वालों को सब कुछ सच बताता गया। पता ही नहीं चला कैसे 4 साल का अरसा बीत गया। मैं बहुत गहरी सोच में था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले।
इतनी सजा काफी थी उसके लिए। आखिर एक सख्त फैसला करके मैंने उसका नंबर मिलाया। उसने फौरन कॉल उठाई थी, जैसे मुद्दतों से किसी फोन के इंतजार में हो। मैंने सलाम करते ही बिना कोई बात सुने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें कल सुन तो ले। राशिद जान छुड़ाते हुए बोला, सब मंजूर है जो कहोगी। मारिया मुस्कुराकर बोली। मारिया राशिद के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए मारिया, उसका भाई और माँ राशिद लोगों के पास ही रहते थे। मारिया ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि राशिद एमफिल कर रहा था। मारिया प्यारी सी थी। राशिद घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोले, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। राशिद गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो मैं डरता हूँ उससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। राशिद की माँ डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। माँ पकोड़े बना रही थी। आज मारिया की फरमाइश पर कड़ी पकोड़े बन रहे थे। राशिद ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि मारिया दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। राशिद देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, उसको मार रही। राशिद हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? राशिद पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा कभी उधर। राशिद को धक्का दिया, पर हट जा, सामने ना आ मेरे। इसकी खैर नहीं, मेरा नॉर्मल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियां को लगा और वो वहीं ढेर हो गए। चूहा मार कर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तू सबको बताना, मारिया के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। राशिद मारिया की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूं थी, राशिद चूहे से डरता बहुत था। राशिद ने आहिस्ता से पाँव से जूता उतार लिया। मारिया ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, राशिद के पीछे भागने लगी। राशिद कसमें देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। मारिया रोक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले ही वादा कर। राशिद बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूँ, पक्का पक्का वादा करता हूँ। मारिया मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। राशिद जान छुड़ाते हुए बोले, दिन रात बातें करते थे और उनके दरमियान कई बातें और कहानियां शेयर होने लगी थी। उमर को यह महसूस होने लगा जैसे सादिया ने उसकी जिंदगी में खुशियों का रंग भर दिया। उसकी सादा सी जिंदगी में एक अजीब सा रंग पैदा हो गया। उसने तो कभी ऐसे साथ महसूस ही नहीं किए थे। वो तो बहुत सादा जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन जब से सादिया उसकी जिंदगी में आई थी, जैसे सब कुछ तब्दील हो गया था। उसका दिल खुशी से भर जाता था और हर दिन उसके लिए नए ख्वाब बुनने लगता था। सादिया और उमर की ये दोस्ती 3 साल तक चलती रही और उनकी मोहब्बत की गहराई में इजाफा होता चला गया। एक दिन उमर ने अपनी हिम्मत जुटाकर सादिया को प्रपोज कर दिया। उसने दिल की सच्चाई से कहा, सादिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? सादिया भी उमर से मोहब्बत करने लगी थी और उसने खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया था। दोनों के लिए ये लम्हा बहुत खुशी का था। उमर को यकीन नहीं आ रहा था, जो वो हासिल करना चाहता था उसको मिल चुका है। वो तो हैरान ही रह गया था। उन दोनों के मुश्तरका फैसले ने अपनी मोहब्बत को एक नया नाम देने का फैसला कर लिया था, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब उमर ने सादिया से शादी की बात की और कहा कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, तो सादिया ने एक मुश्किल हकीकत उमर के सामने रखी। उसने कहा, मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। उनकी सोच बहुत अलग है, वो बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं। उमर ने उसे समझाया कि वो अपने वालिदैन को समझाए और उसके वालिदैन को रिश्ता भेजने का वादा किया, मगर सादिया ने साफ इनकार कर दिया। उमर बार बार सादिया से इस बात को संजीदगी से लेने का कहता, मगर हर बार उसे मायूसी होती। उसका दिल बेचैन हो जाता, मगर वो सादिया के इनकार के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। वो हर रात दुआ करता कि शायद सादिया का दिल बदल जाएगा। वो दोनों